हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं आपका बायोलॉजी मेंटर समीर कुमार पंडा अपने यूट्यूब चैनल बायो पंडित में स्वागत करते हैं। दोस्तों, अभी बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं। 10th के बच्चे भी एग्जाम्स दे रहे हैं और 12th के बच्चे भी एग्जाम्स दे रहे हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया कि कुछ वीडियोस बनाए जाए जो एनसीईआरटी बेस्ड हो और जो बच्चों लाभान्वित हो इस वीडियो से। सबसे पहले मैं उन सभी बच्चों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो एग्जाम दे रहे हैं। भगवान करे कि वो बढ़िया करे, अच्छा करे, एग्जाम उनका बढ़िया जाए और मेरी ओर से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। आज हम बात करेंगे 12 का जो एनसीईआरटी किताब है उसका जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। चैप्टर में जाने से पहले मैं 1 मिनट कुछ बताना चाहता हूं। बहुत ज्यादा लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि बायोलॉजी केवल और केवल रटने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं है। बायोलॉजी में भी वो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी मैकेनिज्म्स हैं जिनको हमको समझना है। बायोलॉजी में 90% ऐसी चीजें हैं जिनको हमको समझ के पढ़ना है और 10% ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को हमको याद रखना है, जैसे नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ईयर ऑफ द इन्वेंशन, इन सारी चीजों को हमको याद रखना है। तो ज्यादा समय नहीं लेकर के चलिए हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर से ये जो नाम दिया गया है इससे कुछ आइडिया लग ही रहा है। ये हम लोग पता लगा सकते हैं कि भाई किसके बारे में आखिर बात करेंगे, इस चैप्टर में किन किन चीजों के बारे में बात करेंगे। ये जो पूरा चैप्टर है, ये जो पूरा चैप्टर है, हम पूरे चैप्टर में रिप्रोडक्शंस के ही बारे में बात करेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन को छोड़ करके और भी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे, पता करेंगे। मतलब दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये दुनिया पूरा बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म में। तो इतना ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद सब में एक कॉमन चीज है, अगर वो लिविंग है तो सबको रिप्रोडक्शंस करना है। हम उसी को आधार मान करके आज पढ़ेंगे कि आखिर रिप्रोडक्शंस करने का तरीका अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या है और वो कैसे करते हैं रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द प्रोसेस दे अडॉप्ट टू रिप्रोड्यूस, क्या करते हैं, कौन सा तरीका अपनाते हैं और उन अलग अलग जानवर में क्या तरीका होता है रिप्रोडक्शंस करने का। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो सबसे पहला बात कहा गया है, यह कहा गया है कि लाइफ स्पैन के बारे में। किसके बारे में बेटा? लाइफ स्पैन के बारे में यह बात कही गई है। दिस इज लाइफ स्पैन। इस लाइफ स्पैन को हम कहते हैं जीवन काल। क्या कहते हैं बेटा? जीवन काल कहते हैं। इसका अगर लिटरली हम समझना चाहें, एकदम सीधे तौर पर इसको समझना चाहें, तो जीवन काल का मतलब है कि आपने कितना दिन जिया। जैसे हम अपनी बात करें तो मैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितना दिन जीऊंगा वो मेरा पूरा जो टाइम है, वो जो समय है मेरा क्या हो गया? उस जीवन काल हो गया। तो हम लोग सबसे पहले इस लाइफ स्पैन को डिफाइन करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में सबसे पहला जो दिया है वो लाइफ स्पैन है। तो हम लोग एनसीईआरटी को ही बेस मान करके इस सारी चीजों को पता करने का कोशिश करेंगे। लाइफ स्पैन क्या है आखिर? लाइफ स्पैन क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? दुनिया में जो भी ऑर्गेनिजम्स अगर उसके पास जीवन है, अगर वो लिविंग है, तो रिप्रोडक्शन जरूर करेगा। रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। रिप्रोडक्शन इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हम जानते हैं। अगर उसके पास जिंदगी है, अगर वो लिविंग है, तो रिप्रोडक्शन जरूर करेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम ये कतई नहीं मानेंगे कि अगर मान लो कोई रिप्रोडक्शन नहीं किया, मान लो सपोज कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब नहीं है कि वो जिंदा नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज नॉट द एक्सक्लूसिवली डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक्सक्लूसिवली डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्कुल नहीं। हाँ, ये कैरेक्टर जरूर है। जैसे मान लो मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म क्या है बेटा? कि मेटाबॉलिज्म अगर नहीं है तो उसको हम डेड मानने लगते हैं। जैसे मान लो वायरस में, वायरस का अपना कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है, तो इसीलिए हम उसको ना जिंदा मानते हैं ना उसको मुर्दा मानते हैं, बॉर्डर लाइन में रखे हैं। तो इसी प्रकार जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो तो उसको जिंदा मान ही नहीं सकते, लेकिन जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो
या फिर कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कोई जिंदा नहीं है। इस बात को हम थोड़ा बता दिया। लाइफ स्पैन को अगर डिफाइन करेंगे तो हम इसको कहते हैं कि इट इज द टाइम पीरियड, इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। हमने क्या कहा कि लाइफ स्पैन किसको बोलेंगे बेटा कि इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। जन्म से लेकर के प्राकृतिक तरीके से मरना। डेथ दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सीडेंटल डेथ और एक होता है नेचुरल डेथ। नेचुरली ऑर्गेनिज्म डेथ कर जाएगा, जन्म लेगा, बड़ा होगा, रिप्रोडक्शन करेगा, बुढ़ापा आएगा, एजिंग आएगा और फिर वो मर जाएगा। ये अंतिम बात है, डेथ इज द फाइनल। तो इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। इसका मतलब यह है कि ये वाला बर्थ है और ये डेथ है, इनके बीच में भी कुछ अवस्थाएं आती हैं जीवन की। जैसे मान लो बर्थ और डेथ के बीच हम लोग जैसे मान लो जुवेनाइल बोलते हैं, जुवेनाइल फेज, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, उसके बाद हो गया एजिंग बेटा। प्लांट के केस में इसको जुवेनाइल को बोलेंगे वेजिटेटिव फेज बोलेंगे, प्लांट के केस में क्या बोलेंगे वेजिटेटिव, और एजिस को बोलेंगे सेनेसेंट, सेनेसेंट फेज। इन केस ऑफ प्लांट है, इन केस ऑफ प्लांट। तो जन्म से लेकर के डेथ तक ये जो बीच का समय है इसको बोलेंगे हम लोग लाइफ स्पैन। तो हमने समझा कि लाइफ स्पैन जीवन काल क्या है। जीवन काल का एक्चुअल मतलब जो है, वास्तविक अर्थ है कि कोई ऑर्गेनिज्म इस धरती के आने के बाद कितना दिन जिया, कितना दिन सर्वाइव किया, ये उसका जीवन काल है। तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, इस तरह से इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो ये बर्थ हो गया, ये डेथ हो गया। इन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दें हम। जैसे मान लो जुवेनाइल फेज, इसको बोलते हैं बेटा ग्रोथ फेज। तो अगर आपको कोई पूछे या फिर मान लीजिए हम लोग पता करना चाहेंगे भाई जुवेनाइल फेज का मतलब क्या है, किन किन चीजों का यहाँ ग्रोथ होता है, ग्रोथ फेज बोल रहे हैं। जुवेनाइल फेज में आपका बॉडी आपको तैयार करेगा, प्रिपेयर करेगा, योर बॉडी विल प्रिपेयर यू फॉर द रिप्रोडक्शन। मतलब आपका बॉडी आपको तैयार करेगा रिप्रोडक्शन करने के लिए। वंस यू गॉट द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, वंस यू गॉट द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी देन यू विल स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग। जब आपको रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आपको प्राप्त हो जाए तो आप रिप्रोडक्शन करने स्टार्ट करोगे। एंड वंस आपने रिप्रोडक्शन कर दिया तो ये एजिंग जो है इसको बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। एजिंग इज द पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। इसका मतलब है कि आप ये जो अवस्था आएगा ये रिप्रोडक्शन के बाद वाला अवस्था है। तो इस अवस्था में होगा क्या, इस अवस्था में ये होगा। एजिंग को कैसे डिफाइन करेंगे, एजिंग को हम डिफाइन करेंगे इट इज द कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गन। मतलब आप में या फिर हम अपने एग्जांपल लें कि मेरे बॉडी में जो ऑर्गन्स है, अगर मैं रिप्रोडक्शन करने के बाद एजिंग में अगर एंटर कर गया, मतलब मैं अगर एजिंग में एंटर कर गया हूं, इस अवस्था में मैं हूं, तो इस अवस्था में होगा क्या कि मेरी जो बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन की काम करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे घटती जाएगी। या फिर दूसरे तरीके से हम इसको बोल सकते हैं एजिंग क्या है ना, इट इज द फेलियर ऑफ ऑर्गन्स हम बोल सकते हैं। क्लियर है बात, समझ में आई, समझ में आ गया बेटा। तो एजिंग का मतलब क्या है, एजिंग का मतलब है कि इट इज द फेलियर ऑफ ऑर्गन, और दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं इट इज द कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गन्स। मतलब जो हमारे ऑर्गन्स है जिनके सारे हम जिंदा हैं, जिनके सारे काम हो रहे हैं, उन सारे ऑर्गन्स में काम करने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे घटने लगती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एजिंग। और जब ये अंत हो जाएगा तो हमें आती है डेथ, और ये नेचुरल डेथ। तो समझ में फिर से हम दोहरा रहे हैं, लाइफ स्पैन का मतलब है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय है उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन एक वेरिएबल चीज है। इसका अर्थ है कि लाइफ स्पैन जो जीवन काल है सारे ऑर्गेनिजम्स में ये अलग अलग होता है। ये वेरिएबल चीज है, ये कांस्टेंट चीज नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन के बारे में दिया गया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि लाइफ स्पैन वेरिएबल चीज है, कांस्टेंट चीज है। जैसे मैं कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम लिख रहा हूं, जैसे मान लो ये बनियान ट्री है। क्या ट्री बेटा, बनियान ट्री। इसको बोलते हैं बरगद का पेड़ या फिर फाइकस बेंगालेंसिस बोलते हैं। ये लगभग 200 से 300 साल जिंदा रहेगी। कितना, 200 से 300 साल जिंदा रहेगी। जैसे मान लो बनाना रहेगी कितना ना, लगभग 25 ईयर्स।
बनाना के बाद और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो मस्किटो की बात करें तो लगभग 72 आवर्स जिंदा रहेगी। संपूर्ण जीवन काल, पूरा जीवन काल इसका कितना है ना, 72 घंटे का है। अच्छा, पैरट 140 ईयर्स, क्रो 15 ईयर्स। तो इन सारे चीजों का, इन सारे ऑर्गेनिजम्स का हमने यहां क्या लिखा ना, लाइफ स्पान लिखा। ये जीवन काल है, ये लाइफ स्पान है, लाइफ स्पान है, जीवन काल, ये ऑर्गेनिज्म है। यहां एक बात गौर करने वाली है। क्या बात गौर करने वाली है कि सारे ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान है वो अलग अलग है। सारे टोटल जितने भी लाइफ स्पान, देखो बनियान ट्री का 200 से 300 साल है, ये बनाना का है 25 साल, ये मॉस्किटो का है 72 साल, ये पैरट का है 140 ईयर्स और ये क्रो का है 15 ईयर्स। यह एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और गौर करने वाली चीज है, वो गौर करने वाली चीज क्या है कि देखो ये पैरट और क्रो, ये दोनों क्या है ना, बर्ड्स है बेटा। लेकिन बर्ड्स होने के बावजूद इनके लाइफ स्पान में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे हम इस बात को बोल सकते हैं कि जैसे मान लो पैरट 140 ईयर्स जीता है, क्रो 15 ईयर्स जीता है। तो इस ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों पक्षी हैं, हालांकि अलग अलग स्पेसीज है, प्रजाति दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों पक्षी होने के बावजूद इनके लाइफ स्पान में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉज, व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन इन देयर लाइफ स्पैन? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ये हमें जानना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो देखो ऐसा है कि पैरट और क्रो की बात करें, इस बात को हम लोग सॉल्व करने के लिए, इसका आंसर पाने के लिए हम लोग को एक चीज जानना है कि पूरी दुनिया में जब धरती पहली बार इवॉल्व हुई, जब धरती इवॉल्व हुई उस समय कोई जीवन नहीं था धरती पर। ये हम लोग इवोल्यूशन में आगे पढ़ेंगे। तो उस समय ये जितने आज प्रकार के जितने डाइवर्स ऑर्गेनिज्म हमको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं थे, आज जैसे वैसे नहीं थे। ये कंटिन्यूअस इवोल्यूशन का नतीजा है, ये जैविक विकास का नतीजा है कि हम इतने लाखों प्रकार के अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु और पेड़ पौधे हम देख पा रहे हैं। ये इवोल्यूशन का नतीजा है। तो हम इस प्रश्न का अगर सवाल हल ढूंढना चाहे तो इस प्रश्न का हल कैसे ढूंढेंगे ना? ये बताया जाता है कि जब पहली ओल्डर टाइम्स, क्या टाइम्स बेटा? ओल्डर टाइम्स मतलब जो पुराने समय था, जो पुराना जमाना था, जो पुराना समय था। तो पुराने समय में यह माना जाता है कि इन ओल्डर टाइम्स द ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व। इन ओल्डर टाइम्स द ऑर्गेनिज्म इवॉल्व। जो ओल्डर टाइम्स था, जो पुराना समय था, उस समय और उस समय का जो एनवायरमेंटल कंडीशंस था वो फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं था। क्या नहीं था ना? फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं था। तो हम इस बात को मान करके चलेंगे, हालांकि इस बात को हम लोग मानेंगे कि भाई ये इवोल्यूशन का नतीजा है। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स पुराने जमाने में इवॉल्व हुए हैं, जो ऑर्गेनिजम्स पुराने जमाने में इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि पुराना जमाना का जो कंडीशन था इट वाज नॉट फेवरेबल, ये फेवरेबल कंडीशन नहीं था, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन था। तो जो पुराने जमाने में ओल्डर टाइम्स में जो इवॉल्व हुए हैं, जो अनफेवरेबल कंडीशन में इवॉल्व हुए हैं, वो ऑर्गेनिज्म का लगभग क्या रहता है ना, हैड शॉर्टर लाइफ स्पान। क्या बेटा? शॉर्टर लाइफ स्पान, मतलब उनका जीवन काल कम रहता है। क्या रहता है? इस बात को हम लोग समझ रहे हैं, पैरट और क्रो को समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं ना? पैरट और क्रो को समझ रहे हैं। दोनों पक्षी होने के बावजूद उनके लाइफ स्पान में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है, इस बात को समझ रहे हैं। इस बात को समझने के लिए हमने क्या कहा कि आज जितना हम लोग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, ये सारा डाइवर्स ऑर्गेनिज्म ऐसे ही नहीं था। जब से धरती की शुरुआत हुई, जब से धरती बना है, तब से ये सारे नहीं थे। ये कंटिन्यूअस इवोल्यूशन का नतीजा है, ये जैविक विकास का नतीजा है। क्या इतने सारे ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे, इतने डाइवर्स ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो, तो इनका मतलब क्या है कि भाई हम एक थ्योरी दे रहे हैं कि ओल्डर टाइम्स मतलब जो पुराने समय में, एंशिएंट टाइम में, जो पुराना, बहुत पुराना समय है, उस समय में जो कंडीशन था रहने के लिए, जो कंडीशन था सर्वाइव करने के लिए, वो कंडीशन फेवरेबल नहीं था। तो जो अनफेवरेबल कंडीशन में जनरली जो इवॉल्व हुए हैं, उनका लाइफ स्पैन थोड़ा क्या होगा, कम होगा। दे हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन। और जो उसके बाद इवॉल्व हुए हैं, उसके बाद आफ्टर दैट, जो उसके बाद इवॉल्व हुए हैं, आफ्टर दैट जो उसके बाद इवॉल्व हुए हैं, तो उनका लगभग लाइफ स्पैन क्या था, लॉन्गर लाइफ स्पैन, क्योंकि उस समय कंडीशन क्या था, फेवरेबल था। अनफेवरेबल कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा हीट, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था,
या फिर और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे जो जीने के लिए सही नहीं था। उस समय जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते थे उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका हमने आंसर पा लिया कि हो सकता है कि जो क्रो हम बोल रहे हैं इसका जो टोटल लाइफ स्पान है 15 साल का है। ये हो सकता है कि एंशिएंट टाइम, जो ओल्डर टाइम्स में ये इवॉल्व हुआ हो और जो पैरेट है उसके बाद में इवॉल्व हुआ हो, इसलिए दोनों का बर्ड होने के बावजूद दोनों के लाइफ स्पान में इतना ज्यादा वेरिएशंस है, इतना ज्यादा डिफरेंस है कि लाइफ स्पान डू नॉट डिपेंड अपन साइज। मतलब ऑर्गेनिज्म के साइज के हिसाब से लाइफ स्पान क्या नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। लाइफ स्पान डू नॉट डिपेंड अपन साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लिख सकते हैं साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिख सकते हैं। मतलब आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो लाइफ स्पान है वो साइज पर, ऑर्गेनिज्म का साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा साइज है तो बहुत ज्यादा दिन तक जिएगा, बहुत छोटा साइज है तो बहुत कम दिन तक जिएगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जैसे मान लो अगर इंसानों की बात की जाए तो इंसान का एवरेज लाइफ स्पान लगभग 70 ईयर्स है, लेकिन पैरट इंसान से बहुत ज्यादा छोटा, साइज में बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन वो हमसे डबल जीता है, 140 साल जीता है इंसान। तो इस बात से आपको ये पता चल जाना चाहिए और हम ये समझ रहे हैं कि लाइफ स्पान साइज के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करते। इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक, और इस बात को बता दीजिए, जो पूरा चैप्टर है आगे हम लोग को पता चलेगा, इस चैप्टर का कनेक्शंस लिंक जो है बहुत अलग अलग सारे चैप्टर्स में है। इस चैप्टर का जो लिंक है बहुत अलग अलग चैप्टर के बारे में है। समझ में आई बात? अच्छा, ठीक। अब हम बात करेंगे, सीधे बात करेंगे रिप्रोडक्शंस में आएंगे। अब मेन चीज जो हम बात करना चाहते हैं रिप्रोडक्शंस में बात करना चाहते हैं कि भाई व्हाट इज रिप्रोडक्शंस, रिप्रोडक्शंस क्या है और रिप्रोडक्शंस करना क्यों जरूरी है। ऐसा क्यों है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शंस करना चाहता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, इसका कारण क्या है, क्यों करना जरूरी है, पर्पज क्या है रिप्रोडक्शंस करने का, रिप्रोडक्शंस के फीचर्स क्या क्या है और रिप्रोडक्शंस को किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, अगर ऐसे हम डिफाइन करना चाहे रिप्रोडक्शंस को तो क्या बोलेंगे ना, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which each and every living organism tend to reproduce their offspring of the own kind। इसका मतलब है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे संतति उत्पन्न करता है और अपने ही जैसे संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्शन करना जरूरी क्यों है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। हम अगर इस बात को हम समझें कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर ऑर्गेनिजम्स, हर स्पेसीज अपने लाइफ को, अपना जो स्पेसीज है उसको आगे बढ़ाना चाहता है। तो इस बात को हम लोग समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। व्हाट, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ के कंटिन्यूटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ को जारी रखने के लिए, जिंदगी को जारी रखने के लिए ये रिप्रोडक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, रिप्रोडक्शंस में होता क्या है ना, रिप्रोडक्शंस में क्या होती है, एक फिर से बता रहे हैं कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ये अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो जरूर रिप्रोडक्शंस करेगी, क्योंकि उसको अपना जो स्पेसीज, अपना जो प्रजाति उसको आगे बढ़ाना है, लाइफ को उसके प्रजाति का कंटिन्यू करना है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द रिप्रोडक्शंस इन मोस्टली द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है और इसलिए हम रिप्रोडक्शंस करते हैं और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सीधी तौर पर हम लोग रिप्रोडक्शंस में आ गए, थोड़ा हल्का हल्का इसको समझेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो हम अभी बताएंगे रिप्रोडक्शंस को पूरी तरीके से डिफाइन करने से पहले, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा डेथ इज सर्टेन। व्हाट, डेथ इज सर्टेन, मतलब क्या है, मृत्यु निश्चित है। क्या है बेटा, मृत्यु निश्चित है। मतलब अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो मौत एक ना एक दिन आनी है, मौत आएगी ही, मौत आनी है, जरूरी है।
हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को मरना पड़ता है। लेकिन यहां एक जानने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हम जानते हैं कि जन्म लिए हैं तो मरना पड़ेगा, लेकिन एनसीईआरटी बताती है, क्लियर ये बताती है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इमोर्टल। व्हाट? इमोर्टल इन नेचर। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इमोर्टल है। इमोर्टल का मतलब होता है अमरणशील। व्हाट? जो कभी ना मरता हो। डेथ इज सर्टेन, डेथ निश्चित है, मरना ही है, जरूरी है मरना। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन? जैसे मान लो बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट में आ जाते हैं, मान लो एमोइबा। तो ये बैक्टीरिया, एमोइबा जो सब है, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये कभी मरते नहीं है। ये इसलिए नहीं मरते हैं कि ये सारे, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये सारे ये रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं। हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा हम बता दें कि बैक्टीरिया, मान लो जैसे मेरा बॉडी है, हम जब रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर कोई एडवांस ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है बहुत ज्यादा। लेकिन इस तरह बैक्टीरिया, एमोइबा, इस तरह छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो इनका रिप्रोडक्शन करने का तरीका अलग है। जैसे मान लो कोई अगर बैक्टीरिया है, मेच्योर हो गया है, बड़ा हो गया है, तो ये बीच में से कट जाएगी और दो डॉटर बैक्टीरियल सेल बना देगी। ये बैक्टीरियल सेल फिर ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे, फिर इस बात को रिपीट करेंगे। मतलब इन ऑर्गेनिज्म में, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बता रहे हैं, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मरने के लिए, डेथ के लिए कोई बॉडी बचता ही नहीं है। द मेन पेरेंटल बॉडी गेट स्प्लिटेड इनटू टू डॉटर सेल्स। इसीलिए एनसीईआरटी ने कहा है कि भाई जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये इमोर्टल है। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, जन्म लिए हैं तो मरना पड़ेगा, जरूरी है भाई, जन्म लिए तो मरना पड़ेगा। लेकिन दिस इज द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी, और यही बायोलॉजी की ब्यूटी है। और ये सब पता कर सकते हैं कि कुछ ऐसी भी ऑर्गेनिज्म दुनिया में है जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, जो इमोर्टल कहलाते हैं, अमरणशील कहलाते हैं। मैं बात किया, जब लाइफ स्पैन के बारे में, जीवन काल के बारे में बात किया, तो आप एक बात सोचो, दुनिया में ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लो जीवन के 5 अवस्था है। जन्म लेना है, जुवेनाइल फेज है, मतलब ग्रो करना है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होगी। वंस यू गॉट द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, देन यू हैव टू स्टार्ट द, और यू टू रिप्रोड्यूस। आपको रिप्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, आप रिप्रोडक्शन करेंगे। रिप्रोडक्शन करने के बाद आप एजिंग में एंटर कर जाएंगे, एजिंग, आप में बुढ़ापा आ जाएगी, और बुढ़ापा आने के बाद आप मर जाएंगे। ये जो 5 चीज हमने पढ़ा, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, ये 5 चीज, मान लो जैसे बंगाल फिकस बेंगालेंसिस के बारे में बात करें, या फिर बनियान ट्री के बारे में बात करेंगे, तो बेटा जो बनियान ट्री है उसको 300 साल लगते हैं ये सारे चीज पूरा करने के लिए। मान लो जैसे हम पैरट की बात करें तो उसको सारे चीज 5 अवस्था पूरा करने के लिए 140 साल लगेंगे। लेकिन एक ऐसा भी कीड़ा है जिसको हम लोग बोलते हैं मे फ्लाई। क्या बेटा? मे फ्लाई। इसको वन डे इंसेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन डे इंसेक्ट भी बोलते हैं। तो ये वन डे इंसेक्ट क्या है? इसका लाइफ स्पेन 24 घंटे का है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी। मतलब हम लोग को 70 साल लगते हैं सारे अवस्था को पूरा करने के लिए, लेकिन मे फ्लाई क्या है, 24 घंटे में सारी अवस्था पूरा कर लेता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी। और यही बायोलॉजी की ब्यूटी है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। आपको एक बता दें कि एनसीईआरटी में कुछ जनरल स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। एनसीईआरटी जो बुक है, उस बुक में कुछ जनरल स्टेटमेंट्स दिया गया है। जनरल स्टेटमेंट्स का मतलब है कि कहा गया है, जैसे वहां दिया गया है कि बैक्टीरिया जो है मोनेरा, क्या है? मोनेरा। मोनेरा का मतलब है कि जितने बैक्टीरिया है उनका किंगडम, किंगडम ऑफ बैक्टीरिया। जो मोनेरा है उसमें ये कहा गया है कि दे रिप्रोड्यूस थ्रू माइटोसिस, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये माइटोसिस में रिप्रोड्यूस नहीं करते। कैसे नहीं करते? देखो, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम का है। ये जब मैच्योर हो जाएगा तो बीच में से स्प्लिट होकर के 2 नए बैक्टीरियल सेल बना देगी। तो ये एक प्रकार का माइटोसिस ही है, लेकिन ये वाकई में माइटोसिस नहीं है, ये एमाइटोसिस है। क्या है बेटा? एमाइटोसिस। मतलब ये एमाइटोसिस का मतलब इनका जो न्यूक्लिक मटेरियल है वही केवल डबल होता है, न्यूक्लिक मटेरियल डबल होता है। हालांकि माइटोसिस में भी न्यूक्लिक मटेरियल डबल होता है, लेकिन इसमें क्या ना, कोई माइटोसिस में जैसे हम लोग फेज मिलते हैं, ऑल द फेजेस that present in or that occur in mitosis, but not a single phase present in amitosis. amitosis का मतलब है प्रिमिटिव माइटोसिस। पहले पहले बहुत पहले ये इवॉल्व हुआ है, और धीरे धीरे जैसे ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते गई, वैसे वैसे सेल डिवीजन भी कॉम्प्लेक्स बनता गया, और भी एडवांस ऑर्गेनिज्म बने, उनमें गैमेट्स बनना चालू हुआ, तो फिर ये मियोसिस का भी इवॉल्व हुआ और मियोसिस भी हुई। तो ये है जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट का मतलब क्या है
कि कुछ कही गई बातें हैं, जैसे यहां बता दिया गया है कि मोनरा माइटोसिस के थ्रू रिप्रोडक्शन करेगी, लेकिन बात है मोनरा माइटोसिस में रिप्रोडक्शन नहीं करती है, जनरल स्टेटमेंट था। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट डू यू मीन द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कितने तरीके के हैं और क्या क्या है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन दुनिया में जितने ऑर्गेनिजम्स है कितने तरीके का रिप्रोडक्शन करते हैं। जनरली अगर देखा जाए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की जब बात करेंगे, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या बात करेंगे, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जनरली अगर हम बात करें टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की तो ये दो तरीके से होते हैं, एक हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ए बायोलॉजी में जब ए शब्द आता है, ए शब्द, ए का मतलब होता है विदाउट, क्या मतलब होता है बेटा, विदाउट, मतलब asexual reproduction generally can be defined is a process of reproduction. It is also the biological process, but there is no involvement of sex. asexual reproduction का मतलब क्या है कि यहां पर किसी प्रकार के सेक्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, there is no involvement of sex. और ये asexual reproduction ए का मतलब होता है विदाउट। अब हम इसके फीचर्स के अगर बारे में पढ़ें, what is the features of asexual reproductions, तो फीचर्स क्या है बेटा, क्या है, एक नंबर प्रोसेस फीचर्स है कि इट इज ए सिंपल प्रोसेस। क्या प्रोसेस है, ये भारी सिंपल प्रोसेस, मतलब एकदम सिंपल सा प्रोसेस है ये। दूसरा क्या है ना, मोस्टली इट इज यूनिपेरेंटल, मतलब ये एक ही पेरेंट से क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन को अंजाम दे सकता है इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म। 3 नंबर क्या है, इट विल टेक लेस टाइम, इसमें समय कम लगेगा। चौथा नंबर क्या है, ये एक सिंपल प्रोसेस है, ये यूनिपेरेंटल, यूनि का मतलब होता है ओनली वन, मतलब ये एक ही पेरेंट से काम बन जाएगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि वन पेरेंट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। इट विल टेक लेस टाइम, ये कम समय लेगा। गैमेट्स may और may not be formed। गैमेट्स की बात करें तो may और may not be formed, इस बात को हमने यहां लिखा कि गैमेट्स हो भी सकते हैं या फिर गैमेट्स नहीं भी बन सकते हैं। गैमेट्स आर द जर्मिनल सेल्स, गैमेट्स आर द जर्मिनल सेल, ये ऐसे सेल हैं, ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, ये इनका प्रोडक्शन होता है मियोसिस से, जनरली गैमेट्स बनते हैं मियोसिस से, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी प्रकार की मियोसिस नहीं होगी, क्योंकि भारी ये सिंपल सा प्रोसेस है, ये एक ही पेरेंट्स के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा, ऐसा प्रोसेस है। तो हमने 4 पॉइंट लिखा, इट इज ए सिंपल प्रोसेस, इट इज यूनिपेरेंटल, इट विल टेक लेस टाइम, गैमेट्स में और मे नॉट बी फॉर्म। नेक्स्ट हम लोग यहां लिख रहे हैं 5वां नंबर जो पॉइंट है, 5 नंबर क्या लिखेंगे कि यहां पर वेरिएशंस नहीं होंगे, नो वेरिएशंस, वेरिएशंस बिल्कुल नहीं होगा, नो वेरिएशन, यहां पर कोई वेरिएशंस नहीं होंगे रिप्रोडक्शन करने के बाद। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये वेरिएशंस नहीं होंगे, ये वेरिएशंस बिल्कुल नहीं होगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग लिखेंगे, लास्ट वाला जो पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स। क्लोन्स शब्द का मतलब है कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम। हमने कितना पॉइंट पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने ये पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एक तरीके का क्या प्रोसेस है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और ये भी एक रिप्रोडक्शन करने का तरीका है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म इस विधि को भी, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस तरीके का रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सबसे पहली बात है कि भारी सिंपल सा प्रोसेस है, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, एक नंबर बात। दूसरा नंबर है कि यूनिपेरेंटल है, मतलब इसमें केवल एक ही पेरेंट का जरूरत है, केवल एक ही पेरेंट चाहिए। तीसरा नंबर है कि इट विल टेक लेस टाइम,
इसमें समय बहुत कम लगेगा, मतलब बहुत कम समय के अंदर ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी। चौथी जो पॉइंट है कि गैमेट बन भी सकती है और गैमेट्स नहीं भी बन सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें वेरिएशंस नाम का कोई चीज नहीं होगा, वेरिएशंस नहीं होंगे। और इसमें जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट से जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे, उन ऑफस्प्रिंग को हम क्लोन्स का नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा? दे विल बी रिगार्डेड एज ए क्लोन्स, उनको क्लोन्स बोला जाएगा। क्लोन्स का मतलब क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे वो ऑफस्प्रिंग अगर जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली पेरेंट्स के साथ क्या है, सेम है, बिल्कुल, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जेरॉक्स कॉपी है। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसके जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे, वो ऑफस्प्रिंग उनके माता पिता के जो पेरेंट्स हैं, जिनसे वो रिप्रोडक्शन उनका हुआ है, जिनसे वो आए हैं, वो अपने पेरेंटल बॉडी के बिल्कुल बराबर होंगे। बराबर किस क्षेत्र में? ना मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, मतलब वो दिखने में भी बिल्कुल बराबर होंगे और उनका जेनेटिक मेकअप भी बिल्कुल बिल्कुल बराबर होगा। और एक पॉइंट जो है जोड़ना चाहते हैं हम, और जोड़ना अच्छी बात रहेगा, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होंगे? नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी मोर, मतलब यह जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग होंगे वो ज्यादा संख्या में होंगे, उनकी संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, ये सारे क्या है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स हैं। फीचर्स का मतलब इनके गुण है कि क्या क्या है ये ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कि ये हमने पॉइंट्स लिखे हैं, और हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने हमने पॉइंट लिखा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है कि गैमेट्स में और मे नॉट बी फॉर्म। गैमेट्स बन भी सकते हैं और गैमेट्स बन नहीं भी सकते। ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने पॉइंट्स। आज के लिए इतना ही। ये मेरा पहला यूट्यूब का वीडियो था, और हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे गैमेट्स बनेंगे, एक्सेप्शन क्या है। हम ये भी देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में भी गैमेट्स बनते हैं। इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए मैंने लिखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे लिए, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ऐसे प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। बेटा क्या बोलते हैं ना? पार्थेनोजेनेसिस। मतलब पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में, ये हनी बी में पाया जाता है, मधुमक्खियों में ये पाया जाता है। ये ऐसा प्रोसेस है कि इस प्रोसेस में गैमेट्स बनेंगे। हालांकि मैंने लिखा कि गैमेट्स मे बी और मे नॉट बी फॉर्म, इस बात को हमने क्लियर किया कि गैमेट्स बन भी सकते हैं, गैमेट्स नहीं भी बन सकते हैं। तो बनेंगे तो कैसे बनेंगे? जनरली बहुत ऐसे मोस्टली गैमेट्स नहीं पाए जाते हैं एसेक्सुअल में, क्योंकि गैमेट्स की कोई जरूरत नहीं, एक ही पेरेंट से काम चल जाएगा, तो गैमेट्स की कोई उतनी जरूरत नहीं है। तो गैमेट्स की अगर जरूरत नहीं है तो कौन सा प्रोसेस में गैमेट्स बनेंगे ना, कौन सा प्रोसेस में गैमेट्स बनेंगे? एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज द पार्थेनोजेनेसिस, एंड दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस इज मोस्टली फाउंड इन हनी बी। तो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा फिर से चर्चा करेंगे, पार्थेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।